9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र की कैलकुलेशन को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। कोई इसे आर्ट कहता है और कोई इसे मेरेकल भी समझता है। तो आज हमारे साथ नरेश कुमार जी हैं, जो कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। आज उनसे हम बात करेंगे खुलकर एस्ट्रोलॉजी पर, और साथ ही साथ जो लोगों की क्वेरीज रहती हैं, जो लोगों के आजकल मन में सवाल चलते हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना, आप अपने कमेंट्स करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सर, एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात करें, इंडियन पॉपुलेशन तो इसे मानती ही थी। अब देश विदेशों में भी काफ़ी फेमस हो रही है एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे लोग मानते हैं और इसके आधार पर ही चलते हैं। अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूं, तो आपका एस्ट्रोलॉजी में आना कैसे हुआ? नेहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे आपको अटायर देख के, मेरा लुक देख के लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, एस्ट्रोलॉजर की बात आती है, तो सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि आती है जिसने टीका लगाया हुआ है, जिसने माला पहनी हुई है, जिसने बहुत सारे स्टोन्स पहने होते हैं, बिल्कुल। या बहुत वो ट्रेडिशनल अटायर में होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी पहले ये समझा जाता था कि ये वो लोग सीखते हैं जिनका डोमिनेंस है मंदिरों में। नॉर्मली हम जब पुराने ज़माने की बात करते हैं तो मंदिरों में जो पंडित बैठते थे वो ही एस्ट्रोलॉजी सीखते थे। लेकिन आज की डेट में ये बेसिकली एक ज्ञान है, ये एक साइंस है। तो ज्ञान तो कोई भी हासिल कर सकता है, इसके लिए कास्ट मायने नहीं रखती, ब्राह्मण होना ज़रूरी नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी में भी जो जो राशियां हैं उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। कर्क, वृश्चिक और जो मीन राशियां हैं वो ब्राह्मण राशियां कही गई हैं। तो इन राशियों का कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, इवन बाकी राशियों के व्यक्ति भी सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एज ए जर्नलिस्ट काम करता हूँ, आज भी मेरा प्रोफेशन एज ए जर्नलिस्ट ही है। तो 17 साल पहले, लगभग 16 साल पहले के आसपास, 17 साल से तो मैं प्रैक्टिस में हूँ। 2005 की बात है, जब हम 2024 में हैं, तो मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया मुझे कि आपको ना कोई बर्थ चार्ट दिखाना चाहिए। मैं उस समय बिलीव नहीं करता था इसमें, मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसमें बहुत ज़्यादा। हालांकि मेरे पेरेंट्स बिलीव करते थे इसमें, और उन्होंने मेरी कुंडली भी बनवाई हुई थी, जो मुझे बहुत पुरानी बाद में घर में मिली कि एक कुंडली मेरी बनी हुई थी। तो किसी दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और वो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छी कुंडली देखते हैं, आप उनसे राय लीजिए। मुझे लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हो या जितना आप में कैलिबर है, उसके अकॉर्डिंगली आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या उसके रिजल्ट आपको उस तरीके से नहीं मिल पा रहे, खासतौर पर फाइनेंशियली। तो नेहा, 2005 की बात है, उस समय मैंने उस एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई। उस एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को बोला कि आपको एक पूजा करवानी पड़ेगी, वो पूजा है काल सर्प दोष की पूजा। और मैंने कहा आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप, मुझे तो ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, है ना, मेरे लिए वो रॉ सब्जेक्ट था। तो उन्होंने वो पूजा परफॉर्म की। 18,000 रुपये नेहा उस पूजा में लगे। 2005 की मैं बात कर रहा हूँ। तो हाँ, उस समय तो एक अंदर से आवाज़ आती है ना कि ये शायद रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि उस समय 18,000 रुपये की अमाउंट मेरे लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो मुझे लगा कि ये शायद रिक्वायर्ड नहीं था। ये एक आपको अंदर से ही आवाज़ आ जाती है कि ये नहीं रिक्वायर्ड था, ये नहीं लगने चाहिए थे। मैंने कहा चलो, मेरे तो लग गए ना। मैंने फिर वो कंसर्न पर्सन को कुछ बोला कि मेरे पैसे लग गए इतने, या होता है ना बंदा, उसको वो कोसता है या कुछ बोलता है कि यार गलत जगह पे सजेस्ट कर दिया। चलो खैर, मुझे लगा कि शायद उसके देने थे। और वो एक इवेंट था लाइफ में, वो 18,000 रुपया वो ऐसा था जो मैंने तय किया कि अब मैं दोबारा किसी के ऐसे नहीं लगने दूंगा। मीन्स वो अंदर से ये आवाज़ आ गई कि वो रिक्वायर्ड नहीं था। फिर एस्ट्रोलॉजी सीखी गई। नेहा, मानोगे नहीं, जब एस्ट्रोलॉजी सीखी तो ये सामने आया कि जो होरा प्राशर शास्त्र है, जो हमारी फल दीपिका है, जो हम बुक्स बाकी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ते हैं, मेरे पास बहुत सारी बुक है, लाइब्रेरी भरी हुई है पूरी। भावार्थ रत्नाकर है, कहीं पर भी काल सर्प दोष नहीं है। तो वो ये एक अंदर से आवाज़ थी कि इसको सीखा जाए, और सीखा ह्यूमैनिटी के भले के लिए जाए, इसके ऊपर इससे ज़्यादा कमाई ना की जाए। हाँ, ऑब्वियसली जब कोई व्यक्ति अपना टाइम देता है तो उसकी फ़ीस वगैरह तो चार्ज करता है, लेकिन बहुत सारा बिजनेस एस्ट्रोलॉजी के नाम पे होता है। बहुत सारे महंगे स्टोन बेच दिए जाते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होते। बहुत सारी महंगी पूजा सजेस्ट कर दी जाती हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होती। बहुत सारी महंगी पूजा करवा दी जाती हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे मुंबई से कुंडली दिखवाई, और कुंडली दिखवाई अपने बेटे की। मैंने उनको बोला कि ये तो ठीक है कुंडली, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं नज़र आ रही। आप जो अपना बिजनेस कर रहे हो उसको फैमिली बिजनेस में आप लगा सकते हो, उसका चार्ट बोलता है कि आप करो। नेहा, उस बंदे ने मेरे को बोला कि आप कुछ ना मिस कर रहे हो कुंडली में। मैंने कहा मैं कैसे मिस कर रहा हूँ? मैंने दोबारा कहता, आप एक बार दोबारा देखिए, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मुझे लगता है कि आप उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे कुंडली को। मैंने दोबारा देख लिया,
मैंने कहा मुझे अच्छा मुझे लग नहीं रहा नेहा कि ये इसमें कोई दोष है या कुछ इतना बड़ा दोष है जिसके बारे में बोल के आपको डरा दिया जाए या आपको नेगेटिव कर दिया जाए। मुझे कुंडली पॉजिटिव लग रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो बंदा पॉजिटिव था और बंदे का बेटा भी पॉजिटिव था। वो बड़ा काम बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ का भय है इस कुंडली में जो मुझे डाला गया है, वो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। मैंने कहा आप फिर केमद्रुम दोष की बात कर रहे हो। मैंने चार्ट को तीसरी बार देखा तो मैंने बोला आप केमद्रुम दोष की बात कर रहे हो। कहना हाँ अब आपने पकड़ा है। मैंने कहा वो दोष नहीं है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोगों को बहुत सारे ग्रहों हाँ, के नाम पर घुमा पूरी दिया बात जाता सुनिए। है। वो कह रहे कि कैसे नहीं है। वो जब बंदा किसी चीज में घुसता है ना तो वो घुसता चला जाता है। जिस बंदे ने, जैसे मैंने 18,000 रुपये लगा के सीखा, उसको जी पे करके सीखा, वो बंदा भी बहुत हैवी अमाउंट पे कर चुका था उस नाम पर। मैंने कहा केमद्रुम दोष बोल रहे हो? कहते हाँ जी। मैंने कहा अभी मेरे सामने कुंडली खुली हुई है, आप गूगल सर्च करिए कैंसलेशन ऑफ केमद्रुम दोषा। उसने ना कैंसलेशन ऑफ केमद्रुम दोषा सर्च कर लिया गूगल के ऊपर ही। मैंने कहा चंद्रमा कहाँ पर पड़ा हुआ? कहता 7th हाउस में। कहता गुरु कहाँ पर पड़े हुए हैं? 11th हाउस में पड़े हुए हैं। मैंने कहा गुरु की दृष्टि आ रही है, केतु की दृष्टि आ रही है 3rd हाउस से चंद्रमा के ऊपर? कह रहे हाँ आ रही है। मैंने कहा आप गूगल देखिए क्या कह रहा है। इतना कुछ गूगल पे भी है। खैर शास्त्रों में तो बहुत कुछ है इसके बारे में, केमद्रुम दोष बनता कैसे है। चंद्रमा से बाएं दाएं कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम दोष बन जाता है, लेकिन उसकी कैंसलेशन 10 तरीके से हो जाती है। तो वो सामने उसके ग्रह हो तब भी हो जाती है, उसके सामने हो तब भी, शुभ ग्रह पड़ा हो चंद्रमा के ऊपर, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन बताया नहीं जाता या पता नहीं होता, बताया नहीं जाता। उस बंदे ने, नेहा बिलीव करोगे, 3.5 लाख रुपए इस दोष की पूजा के लिए पे किए हुए थे। और वो बंदा, बात ये नहीं है कि उसने फीस पे की, उसको रियलिटी पता लग गई, वो मेंटली ही रिलीफ हो गया उस चीज से कि ये तो था ही नहीं, मैं तो अपने बेटे के लिए वहम ही पाल के बैठा था। वो डिफाइन करने का तरीका है नेहा कि आप उसको नेगेटिव वे में डिफाइन करते हो या उसको पॉजिटिव वे में डिफाइन करते हो। डिफाइन हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन आप उसको किस तरीके से डिफाइन करते हो। आपने पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी करनी है, आपने डराना है लोगों को, या आपने लोगों को पॉजिटिव करना है। ऑब्वियसली 5 ग्रह है नेहा, 5 ग्रह नेगेटिव है हमारे पास, है ना। केतु नेगेटिव है, राहु नेगेटिव है, शनि नेगेटिव है, सूर्य नेगेटिव है, मंगल नेगेटिव है। इसके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। गुरु और शुक्र नैसर्गिक तौर पर शुभ है, बुध शुभ के साथ शुभ है, अशुभ के साथ अशुभ है। चंद्रमा डार्क हाफ में नेगेटिव है, ब्राइट हाफ में पॉजिटिव है। वो भी 10-12 दिन ही पॉजिटिव रहते हैं दिन में, महीने में, क्योंकि 30 दिन में 10 दिन ही चंद्रमा की पावर पूरी होती है, या तो पूर्णिमा के 5 दिन पहले या पूर्णिमा के 5 दिन बाद। बाकी तो चंद्रमा भी नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि विद इन 72 डिग्री जब चंद्रमा आ जाएंगे सूर्य के तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करना है, कहाँ पर प्लेसमेंट है, किस ग्रह की दृष्टि है उसके ऊपर, वो क्या अच्छा है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा ना कि कुंडली आप रीड कैसे कर रहे हो। आप यदि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीड कर रहे हो, आप अपना इंटरेस्ट साइड पे रख रहे हो, पहले सामने वाले का इंटरेस्ट पहले देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसको पॉजिटिवली ही एनालाइज करोगे। जब आप पॉजिटिव एनालाइज करना शुरू कर देते हो नेहा, इसमें नो डाउट इसमें 17 साल हो गए, 17 साल में से 14 साल मैंने किसी से कोई चार्ज लिया ही नहीं कुंडली देखने का, क्योंकि मैंने सीखा इस एम से नहीं था कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा। लेकिन जब टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था लोगों को, फिर एक फीस तय की गई कि चलो इस तरफ चला जाए। और वो भी हफ्ते में कुछ दिन, जैसे संडे का छुट्टी होती है उस दिन देख लिया, या दिन में आधा घंटा इसको दे दिया। तो वो देखने का मकसद ये है कि सामने वाला बंदा किसी तरीके से उसको उसका बेनिफिट हो, ताकि, क्योंकि देखिए डॉक्टर, वकील और एस्ट्रोलॉजर, उसके पास दुखी व्यक्ति ही आता है, सुखी व्यक्ति नहीं जा सकता। और जो आया ही दुखी है, पहले आप उसको गिद्ध की तरह, सॉरी टू से, मैं थोड़े से वर्ड यूज इस तरह के कर रहा हूँ, आप उसको गिद्ध दृष्टि से देखते हो कि इससे कमाई कितनी हो सकती है, तो फिर तो ये मुझे लगता है कि ये साइंस ऐसे नहीं थी, पराशर जी ऐसे नहीं सिखा कर गए थे। जी बिल्कुल। यानी कि इस तरीके से एक जर्नलिस्ट को एक एस्ट्रोलॉजर के पॉइंट पर लेकर आया गया। जी बिल्कुल। तो ठीक है, नरेश जी ने अपनी लाइफ की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। तो नरेश जी, अभी आप कैंसिलेशन की बात कर रहे थे, यानी कि बहुत सारे ग्रह ऐसे होंगे जो किसी के साथ बैठकर शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देते होंगे। और कैंसिलेशन की आपने बात की, जैसे अभी केंद्रुम दोष की हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारे और भी ऐसे दोष होंगे जिनकी कैंसिलेशन एस्ट्रोलॉजी में होगी। और इसी चीज पर बहुत ज्यादा डराया और भ्रम भी पैदा किया जाता है, ये आपके कुंडली में आ गया, ये ग्रह है, ये दोष है। तो कौन कौन से ऐसे दोष हैं, या कह लीजिए कौन सी ऐसी कैंसिलेशन है जो हो जाती है? नेहा, मांगलिक सबसे पहले तो आधा इंडिया मेरे ख्याल से कुंवारा इसी चक्कर में बैठ जाता है। मीन्स सामने वाले बंदे को बता दो कि आप मांगलिक हो, नहीं हमारे पंडित ने बोला था मांगलिक हो। हाँ, आपने बता दिया, चलो सामने वाला बंदा लॉजिक मान भी गया आपका। नहीं जी, लड़के वाले का पंडित नहीं मान रहा। लड़के को बता दिया, नहीं जी लड़की वाले का पंडित नहीं मान रहा। वो पंडित क्यों नहीं मान रहा यार? पंडित तो शास्त्र के मुताबिक चलेगा ना। शास्त्र कहता है कि मांगलिक दोष रद्द हो गया, तो आप क्यों नहीं मान रहे उस चीज को? और उसके एविडेंस दिए जा रहे हैं। मांगलिक दोष नेहा, कुंडली में मंगल लगन में
चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें में आ जाए तो मांगलिक होता है, ठीक है, ये ठीक है। अब 12 भाव है कुंडली में, 12 ही राशियां हैं, 12 में से 5 में मंगल आ गया, मांगलिक हो गया। अब 40% आबादी मांगलिक होगी, ऐसे तो शादी होनी नहीं चाहिए। ऐसे तो होगी नहीं। अब 40 उसका कैंसलेशन भी तो दिया ना, शास्त्र ने कैंसलेशन दिया, वो नहीं पढ़नी हमने। हमने देख लिया कि मंगल चौथे भाव में है, क्लास में 2 महीने की जो क्लास लगती है ना एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें 2 महीने में एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है, वहां पर ये देख लेते हैं कि पहले चौथे, सातवें, आठवें, 12वें मंगल है तो मांगलिक बोल दो, दैट्स इट। पता नहीं है कि वो मंगल है क्यों, ये भी नहीं पता कि उसको मांगलिक क्यों बोलते हैं। बस मंगल की पोजीशन देख ली, पकड़ लिया, बस मंगल है। लगन से नहीं पकड़ा तो चंद्रमा से पकड़ लिया, चंद्रमा से 5 घर में मंगल दिखा देंगे, वहां से भी बात नहीं ना बनेगी, फिर बोलेंगे यार शुक्र शादी का कारक ग्रह होता है, शुक्र से मंगल पहले चौथे, पांचवें, सातवें, पहले चौथे, सातवें, आठवें, 12वें में है, तो कहीं ना कहीं तो मंगल टकरा ही जाएगा। मांगलिक ना होगा तब भी बना देंगे, उसकी कैंसिलेशन होती है नेहा। नीच का मंगल हो जाए, शत्रु राशि का मंगल हो जाए, उच्च का मंगल हो जाए, अपनी राशि का मंगल हो जाए, गुरु के साथ मंगल हो जाए, गुरु की दृष्टि में मंगल हो जाए, गुरु की राशि में मंगल हो जाए, मांगलिक रद्द हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल है कहां पर। सामने वाले की कुंडली में यदि उसी भाव में शनि, राहु, केतु, सूर्य आ जाए तो भी मंगल रद्द हो जाएगा। तो पता हो मांगलिक रद्द कैसे होता है तो बताएंगे ना जी। अब मकसद ही मांगलिक की पूजा करके उससे कमाई करने का, तो फिर कैसे बताएंगे बताइए। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही करते हैं कि वो पूजा बताकर पैसे ऐंठने की करते हैं, और बहुत सारे लोगों का विश्वास उठ भी जाता है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक पैसा कमाने का तरीका है। तो बिल्कुल। लोगों का यही मानना है। अब अगर मैं बात करूं, ऐसा ही एक सवाल है, जैसे मांगलिक दोष की हम बात कर रहे हैं कि 28 साल के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, तो फिर ऐसे तो मांगलिक को रहा ही नहीं। आप नेहा मुझे एक बात बताओ, शहद 100 साल रखोगे तो वो कड़वा हो जाएगा? जी। नहीं ना होगा। कोई भी ग्रह अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। जो नैसर्गिक तत्व हैं प्लेनेट के, किसी भी प्लेनेट के, चाहे वो गुरु है, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, सूर्य है, वो अपने नैसर्गिक तत्व नहीं छोड़ेगा। वो 28 साल का क्या, वो 82 साल का भी हो जाए। मंगल लगन में है तो वो गुस्सा दिलाएगा ही दिलाएगा, सप्तम में है तो वो वहां पर गुस्सा दिलाएगा ही दिलाएगा, उस भाव के से संबंधित फल थोड़े से डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। चौथे भाव में मंगल है तो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। मंगल या तो है या नहीं है, फिर 28 साल वाला कोई फार्मूला नहीं है। यदि मंगल गुरु की दृष्टि में है तो वो मंगल वीक हो जाएगा। वो मंगल नीच राशि में है तो मंगल नीच वीक हो जाएगा, मंगल शत्रु राशि में है तो मंगल वीक हो जाएगा। जब व्यक्ति वीक ही हो गया फिर उसके नैसर्गिक तत्व कैसे काम करेंगे? तो ये 28 साल वाला फार्मूला, 28 साल बाद कहा इसलिए जाता है क्योंकि 28 साल तक व्यक्ति थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, उसके रिएक्शन की वो होती है ना, हाँ, एग्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वो रिएक्शन उस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से नॉर्मली एक इनमेच्योर बच्चा कर देता है, 24-25 साल से नीचे का व्यक्ति कर देता है। जी, यानी कि ये मंगल की कैलकुलेशन भी ऐसे है। अब रेमेडीज की तरफ आते हैं, लोग तो ये भी मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जाओ और रेमेडीज करो और अपनी किस्मत को चमका लो। क्या ऐसा भी होता है एस्ट्रोलॉजी में? नेहा, बहुत सारी रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं। जो शास्त्रों में दी गई हैं वो तो डेफिनेटली उस पर हम बिलीव करेंगे, वहाँ पर टाइम भी लगता है। आज की डेट में क्या हो गया है, आप आज आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आप सोचते हो कि मैं कल रेमेडी करूं और मुझे परसों इसका फल मिल जाए। ऐसा नहीं होता, इंस्टेंट नहीं होता। ये 2 मिनट मैगी नहीं है, ना ये 2 मिनट की कॉफ़ी है। रेमेडी का फल होता है, आपका कोई कठिन समय चल रहा है और उस समय में आप रेमेडी कर देते हो, कम से कम 40 दिन तो आपको वो रेमेडी करनी चाहिए। 40 दिन तक उसका वेट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी प्लैनेट, मैं आपको बताता हूँ, 4 प्लैनेट है मेजरली जो जल्दी चेंज हो जाते हैं। चंद्रमा 54 आवर्स में चेंज हो जाते हैं, बुध 27 दिन में चेंज होते हैं, बुध 20-21 दिन में चेंज होते हैं, शुक्र 27 दिन में चेंज होते हैं, मंगल 45 दिन में और सूर्य 30 दिन में। और जब आपका प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजर को पता लग जाता है कि ये टाइमली किसी ट्रांजिट के कारण है या आपकी महादशा खराब चल रही है, अंतरदशा खराब चल रही है, एस्ट्रोलॉजर को पता लग जाता है। तो रेमेडी, पहली बात तो मेरा अपना विचार है कि रेमेडी देनी ही उस स्थिति में चाहिए जहां पर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम लंबी है। प्रॉब्लम शनि से संबंधित है जो 2.5 साल यहीं पर रहेगा, या प्रॉब्लम राहु से संबंधित है जो 1.5 साल यहीं पर रहेंगे, या प्रॉब्लम है आपकी गुरु से संबंधित जो 1 साल कम से कम यही रहेगा, वहाँ पर रेमेडी करनी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि ये ट्रांजिशनल प्रॉब्लम आ गई है, इस समय सूर्य अष्टम भाव में चल रहे हैं या मंगल अष्टम भाव में चल रहे हैं, वो तो 45 दिन बाद निकल जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेमेडी करने की ज़रूरत होती नहीं है। बहुत सारे केसेस में मैं रेमेडी सजेस्ट नहीं करता। मुझे इतना पता लग जाता है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को इतना पता लग जाता है कि ये सामने वाले का यदि टाइम खराब है तो वो कितने समय तक खराब है। कुछ चीज़ें बिहेवियरल चेंजेस से हो जाती हैं, रेमेडी बिहेवियरल चेंजेस भी होती है। कुछ लोग बहुत डार्क कपड़े पहनते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, उससे नेगेटिव एनर्जी आती है, उसके कपड़े ही चेंज करवाने होते हैं, वो कुछ नहीं करना होता, उसका माइंडसेट ही थोड़ा सा चेंज करवाना होता है, लाइफस्टाइल ही चेंज करवाना होता है, वो उससे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ नेहा 4 तरीके से 5 तरीके से की जाती हैं वैसे।
मंत्रास को हम कंसिडर करते हैं, बीज मंत्रास हैं प्लैनेट्स के। डोनेशन को कंसिडर किया जाता है, उसमें फिर आप यंत्रास कंसिडर कर लेते हैं, स्टोन कंसिडर कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा जो दान जो होता है, दान को कंसिडर किया जाता है। तो ये डोनेशन कई तरह की होती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हर नक्षत्र और हर राशि को लेकर पौधे बताए गए हैं। मुझे बताइए कितने एस्ट्रोलॉजर हैं जो पौधे बताते हैं कि पौधा बीज दीजिए जाके? बहुत कम। कोई नहीं बताता, बहुत कम होंगे। हमारा माइंडसेट इस तरीके से तैयार कर दिया गया है, जाइए पंडित जी के पास जाइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए, और वहाँ पर बहुत सारे पैसे लगाइए उपाय के, कोई उल्टी सीधी रेमेडी करिए, कोई बहुत सारा महंगा स्टोन, कोई बहुत महंगा स्टोन पहनिए, कोई बहुत बड़ा हवन करवाइए, उससे ही कष्ट दूर होंगे। ऐसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। आप बुद्ध की रेमेडी एक पीपल का पेड़ लगा के भी कर सकते हो। आप गुरु की रेमेडी एक बच्चे की ट्यूशन में असिस्टेंस से भी कर सकते हो। आप किसी भी राशि की या किसी भी नक्षत्र की या किसी भी ग्रह की रेमेडी एक पेड़ लगा के भी कर सकते हो, एक पौधा लगा के भी कर सकते हो। सारा कुछ दिया हुआ है नेहा शास्त्रों में, लेकिन वो किया नहीं जाता। आप पुखराज पहनना चाहिए, मान लीजिए आपको किसी ने पुखराज सजेस्ट कर दिया। पुखराज की कीमत नेहा 10,000 रुपये में मिल जाएगा, 16 लाख में भी मिल जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अफोर्डेबिलिटी रखते हो। और हल्दी की एक गांठ जो होती है वो पुखराज जैसा काम करती है। वो गले में डाल दी जाए या उसको धारण कर लिया जाए, बांध लिया जाए यहाँ पर, वो पुखराज जैसा ही काम करती है। अब बताइए, वो हल्दी की गांठ 3 रुपये में आ जाएगी, पंसारी के पास जाइए 3 रुपये में 3 ही दे देगा वो। तो वो उपाय, वो रेमेडी इतनी इजी, सेम इफेक्ट देने वाली, और आपके पास पुखराज। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि आप स्टोन धारण करेंगे, यदि वो आपको सूट बैठ गया, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी एनर्जी किस तरह की है। यदि वो आपको सूट बैठता है और अच्छे तरीके से आप उसको धारण कर लेते हो पूरा प्रोटोकॉल लेकर, तो कई बार उसके रिजल्ट आपको विद इन वीक्स मिलते हैं। ये आजमाई हुई चीज़ है, ये मिलते हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजी में इंस्टेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं? हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट इस तरह के होते हैं कि मान लो आपने पुखराज पहन लिया, पुखराज में आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। वो इस तरह का रिजल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आप पुखराज पहनो और आप 1 हफ्ते में आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन कुछ स्टोन्स की एनर्जी इस तरह की होती है। मान लीजिए लगन का स्टोन है, लग्नेश वीक बैठा हुआ है, तो लग्नेश यदि वीक बैठा हुआ है या अस्त हो गया, तो उसका स्टोन पहन लिया जाए। तो जो आपका लाइफस्टाइल होता है, जो आपका एंथुइज्म होता है, जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो ग्रो करना शुरू कर देता है। इस तरह के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर एक क्वेरी लेकर आए और उस क्वेरी से संबंधित रिजल्ट इंस्टेंट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और स्टोन भी नेहा इसलिए बेच दिए जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा होता है। मोटे मुनाफे वाला काम स्टोन का है सबसे ज़्यादा, जो एस्ट्रोलॉजी में है। और ये नहीं देखा जाता कि सामने वाले बंदे को वो स्टोन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। मैंने नेहा स्टोन उतरवा के पहने हुए उतरवा के लोग ठीक किए हुए हैं। जुपिटर 8th हाउस में बैठा होता है और पुखराज पहनाया होता है। कारण, सामने वाले को लग रहा है धनु लगन की पत्रिका, जुपिटर 8वें भाव में चले गए, जुपिटर वीक हो गया, इसको स्टोन पहना दो। वो 8वें के भी प्रभाव लेके आएगा बाबू, वो 8वां बीमारी का भाव भी है, लंबे बीमारी का भाव है, उसका भी स्टोन पहना देते हैं। और जब से स्टोन पहनो वो बीमार, बंदे को पता नहीं लगता कि मैं बीमार क्यों हो गया। पूछा जाता है कि साहब आपने पुखराज पहना हुआ है? हाँ जी पुखराज पहना हुआ है। पहनने के बाद बीमार हो? हाँ जी पहनने के बाद से। इसको उतारो 2 महीने, उतारने के बाद ठीक है फिर। तो ये डिपेंड करता है कि आप मंशा क्या है, आपकी कमाई करने की मंशा, या आपको सामने वाले को एक्चुअल में बेनिफिट देना है। जी बिल्कुल, अभी रेमेडीज की ही बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी सुना जाता है कि एक दिया जला दीजिए तो आपकी किस्मत से अंधेरा जो है चला जाएगा। क्या ऐसा भी होता है एस्ट्रोलॉजी में? नेहा, एक दिया जलाने से शास्त्र सबसे पहले तो ये कहता है कि आप मेहनत करिए, आप कर्म करिए। आपके स्टार्स वीक हो सकते हैं, लेकिन यदि आप मेहनत करते हो तो आप वो अपनी मेहनत के दम पर अपने स्टार्स को भी बदल सकते हो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप पर कोई मुसीबत आई, समझ लीजिए किसी पर कोई मुसीबत आई, वो एक दिन में नहीं आती, राइट? एक दिन में जाएगी भी कैसे दिया जला के? जी नहीं हो सकता ना। एक, हालांकि ये आस्था का विषय है, किसी को पीपल पे दिया जलाना, किसी को देवी देवताओं के आगे दिया जलाना अच्छा लगता है, वो आस्था का विषय है, वो जला सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस भाव से काम कर रहे हो वो, और उसका यदि आप इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इंस्टेंट रिजल्ट किसी का नहीं होता। समस्या एक दिन में आती नहीं है, समस्या एक दिन में जाएगी भी नहीं। बिल्कुल। सर, अभी बहुत सारी रेमेडीज, जैसे हम रेमेडीज की ही बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज भी हमने सुनी है कि ये दबा दीजिए तो ये ग्रह ठीक हो जाएगा, वो दबा दीजिए तो ये ग्रह ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो आज इसी से ही भ्रम उठाते हैं, क्या दबाने से ग्रह ठीक हो जाते हैं?
नेहा, यदि दबाने से ग्रह ठीक होते तो पूरा इंडिया खुदा होता। जी। इसको खो देते पूरे लोग। इतनी समस्याएं हैं देश में, 140 करोड़ की आबादी है हम, 140 करोड़ की आबादी के हर व्यक्ति के पास समस्या है। और यदि ये दबाने से ठीक होता हो, हम, हालांकि मुझे पता है कि आप रेड बुक की बात कर रही हो, रेड बुक में इस तरह की जो रेमेडीज दी हुई हैं, लेकिन ये बेसिकली शास्त्र का पार्ट नहीं है। होरा प्राशर शास्त्र में इस तरह की कोई रेमेडी नहीं दी जाती, फल दीपिका में इस तरह की कोई रेमेडी नहीं दी जाती, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के और ग्रंथ हैं, भावार्थ रत्नाकर है, इस तरह की कोई रेमेडी नहीं दी जाती। दबाने वाली रेमेडीज नहीं है एस्ट्रोलॉजी में जो बता के गए हैं, जो प्राशर जी, हम तो प्राशर जी की बात करेंगे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के जनक वही हैं। आप इंडिया देख लीजिए, वहाँ से प्राशरी एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई है, वैदिक शुरू हुआ है, फिर आगे उसकी ही ब्रांचेस हैं। आप आगे जहाँ मर्जी चले जाइए, आप वेस्ट में चले जाइए, आप अरब में चले जाइए, आप चाइना में चले जाइए, सब यहीं से शुरू होता है। तो वहाँ पर तो नहीं है। खैर, जब वहाँ पर नहीं है तो फिर वो उसका कोई वो तीर तुक्का मान लीजिए नेहा, कुछ को काम कर गया, कुछ की जैसे होता है ना, ट्रांजिट चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपका ट्रांजिट चल रहा है 9वें भाव में सूर्य का, और आपको कोई रेमेडी बता दी गई, अगले महीने आपका सूर्य का ट्रांजिट 10वें और 11वें का आ गया, वो ठीक हो, ऑब्वियसली वो ठीक हो जाएगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य आपकी हेल्थ के कारक हैं, करियर के कारक हैं, सब कुछ सूर्य से ही चलता है। हमारी सांस सूर्य से चलती है, लगन के कारक सूर्य होते हैं। मान लीजिए 9th हाउस में सूर्य चल रहा था, आपको कोई रेमेडी सजेस्ट कर दी गई, आपने वो रेमेडी कर दी, अगले महीने 10वें और 11वें में आ गया सूर्य, 2 महीने लगातार आपका वो काम हो गया। वो काम तो सूर्य के कारण हुआ, आपने कहा ना पंडित जी ने कमाल कर दिया, रेमेडी दी थी, रेमेडी की, वो हो गया। लेकिन वो वही जो ट्रांजिट की बात जो बताई है, वो 21 दिन, 27 दिन, 1 महीना, 45 दिन, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। जब ट्रांजिट में अच्छा चला गया तो चलेगा ही चलेगा वो। चलेगा, बिल्कुल। सर, एस्ट्रोलॉजर तो बोलता ही है, लेकिन ये कैसे पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजर सच बोल रहा है या? देखिए, हर एस्ट्रोलॉजर अपने तरीके से क्लेम करेगा, किसी को भी। आपने ये जो सवाल मेरे से पूछा था दबाने वाला, आप किसी रेड बुक वाले से पूछिए, वो यहाँ पर बैठाएंगे तो वो झगड़ पड़ेगा, क्योंकि उसने पढ़ाई वो हुआ है। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर बताएगा। वो ज्ञान कितना सच्चा है, कितना सही है, वो आपको एनालाइज करना है। आप क्या उससे कनेक्ट कर पाते हो? आपके पास क्लाइंट यदि रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स आप ठीक बोल रहे हो, या सामने वाले बंदे को कुछ समझ आ रहा है। एक ना वाइब्स होती हैं, व्यक्ति की वाइब्स पता चल जाती हैं बात करने से। आप किसी के साथ भी आप शॉपिंग भी करने जाओ, आप 4 दुकानें देखोगी, 5वीं दुकान पे जाके शॉपिंग करोगे, क्योंकि 4 की आपको या तो वाइब्स पसंद नहीं आएगी या सामान पसंद नहीं आएगा। ज़्यादा केसेस में सामने वाला बंदा पसंद नहीं आता। कई बार जिस बंदे के साथ आपकी वाइब्स मिल जाती हैं किसी शॉप में जाकर, वहाँ पर आपको सामान थोड़ा सा हल्का भी मिल जाए, महंगा भी मिल जाए, आप लेके आती है, क्योंकि सामने वाले की डीलिंग अच्छी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस मंशा से बात कर रहे हो। हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, एक्सपीरियंस वेरी करता है। कई बार एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, मेरे से भी मिसकैलकुलेशन हो सकती है, किसी से भी हो सकती है नेहा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि चीज़ें पहली बार देखने में ध्यान में नहीं आती, अगली बार देखते हैं चार्ट को, यार ये तो इसमें कुछ और भी था, ये मिस हो गया। क्योंकि है तो 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह का कॉम्बिनेशन ही है। और इसके पीछे भी नेहा एक चार्ट देखते हैं, लगन चार्ट के ऊपर सबका फोकस होता है। नॉर्मली 90% केसेस जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो लगन चार्ट को ही देखते हैं, लेकिन इससे आगे 16 सब चार्ट निकलते हैं। D9 निकलेगा नमाज कुंडली, मैरिज के लिए देखेंगे उसको, D7 निकलेगा उसको हम देखेंगे संतान के लिए, D4 निकलेगा उसको फॉर्चून के लिए देखेंगे, D2 निकलेगा धन के लिए देखेंगे उसको, आपका दृष्टान निकलेगा, D30 निकलेगा पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है वो निकलेगा, D6 निकलेगा, वहाँ से हम बीमारी देखेंगे, D11 निकलेगा, वहाँ से हम क्योर देखेंगे। मीन इतनी सारी कुंडलियाँ होती हैं, कई बार एक ही समय पे सारी कुंडलियों पे ध्यान नहीं जाता। तो जब एक ही समय पर सारी कुंडलियों पे ध्यान नहीं जाता कई बार, तो लगता है यार कुछ ना कुछ मिस हो गया। लेकिन जब अगली बार देखते हैं तो अचानक से यदि किसी एक चार्ट के ऊपर सब चार्ट, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड को क्वेश्चन किया, D4 देखा ही नहीं, 4th हाउस देख लिया, ट्रांजिट देख लिया, सारा कुछ देख लिया, महादशा देख ली, अंतरदशा देख ली, 4th हाउस पे नजर ही नहीं गई। क्योंकि जब भी एस्ट्रोलॉजर एक कुंडली को देखता है, सामने उसके ना एक कस्टमाइज चार्ट निकलता है। कस्टमाइज में उसने ना अपने ही कुछ ना कुछ चॉइस के चार्ट सेट किए होते हैं। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर D9 सेट करके बैठते हैं, D7 भी, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो संतान से रिलेटेड आते हैं, मैरिज से रिलेटेड आते हैं, करियर से रिलेटेड आते हैं। D10 होता है सबके पास, D9 होता है, D7, D2 सेट किया होता है, या डिजीज से संबंधित आ जाता है, D6 भी सेट किया होता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने किया होता है। तो कई बार D4 सेट नहीं होता, उस पर ध्यान नहीं जाता, कई बार D11 सेट नहीं होता, उस पर ध्यान नहीं जाता कि क्योर कैसे होगा बीमारी का, तो वो रह जाता है, कई बार तो रह जाता है। तो फिर अगले जब दूसरी बार चार्ट देखते हैं तो फिर पता लगता है यार इसमें तो ये भी था, ये रह गया था पिछली बार। तो ये ऑनेस्टली मानने की बात है
कि आप यदि एक चीज़ को देख रहे हो और उसमें आपसे कुछ मिस हो गया है, तो उसको ऑनेस्टली मानना चाहिए। पहले तो मानना चाहिए हम इंसान हैं, भगवान नहीं है कोई भी, एस्ट्रोलॉजर भी इंसान है, उससे भी गलती होती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, किसी भी लेवल पे गलत हो सकता है। जी बिल्कुल। अब ग्रहों की बात करते हैं, अब जैसे मैं चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा मन का कारक है, लेकिन चंद्रमा मन को कंट्रोल कैसे करते हैं? नेहा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा जुड़ा है कि क्या ग्रह हमें प्रभावित करते हैं, अकेले चंद्रमा की बात नहीं है। ज्वार भाटा किस दिन आता है? हमने साइंस पढ़ी हुई है, 5th क्लास में हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज्वार भाटा किस दिन आता है? जिस दिन फुल मून होता है। फुल मून की जो ग्रेविटी है, साइंस इसको बोलता है कि ये ग्रेविटल इम्पैक्ट है कि जब फुल मून होता है तो समुद्र में लहरें उठती हैं। आपकी बॉडी में 70% पानी है, तो वो यदि समुद्र की लहरों को प्रभावित करता है तो आपकी बॉडी को भी डेफिनेटली मून प्रभावित करता है। वो मन का कारक है। मून की जब फुल मून हो, कोशिश करिए कि डिसीजन ना लीजिए। जब आपको लगता है कि फुल मून है, पूर्णिमा है, उसके इर्द गिर्द इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि उस समय इमोशनल बहुत हाई लेवल पे, हाई साइड पे हो जाते हैं। तो वो उस समय जब डिसीजन हम ले लेते हैं कोई भी जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता हो, कोशिश करिए उसको अवॉइड कर दीजिए। तो ये चीज़ें समझने की बात है। मून मन का कारक है और मून नेहा 70% लोगों के चार्ट में मून वीक होता है। रीज़न बीइंग, जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन मून फुल होता है। जिस मान लीजिए पूर्णिमा के दिन व्यक्ति का बर्थ हो गया तो वो मून सूर्य से सीधा 180 डिग्री सामने चला जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करेगा, 5-7 दिन आगे आएगा, वो विदिन 72 डिग्री आ जाएगा मून। जो विदिन 72 डिग्री मून आ गया तो वो वीक हो जाता है। फिर वो 72 डिग्री से घूमता घूमता मून चंद्रमा के सूर्य के ऊपर से आएगा, वो आपकी अमावस हो जाएगी। अमावस से फिर आगे जाना शुरू करेगा। वो 6ठी-7वीं तारीख के बाद जब वो 72 डिग्री से बाहर निकलेगा, जब शुक्ल पक्ष आ जाएगा, तो वो मून फिर दोबारा से मजबूत होना शुरू होगा। तो 70% लोगों की कुंडली में आइडियली मून वीक होता है। उसमें से 30% में तो बहुत ही वीक होता है, जो अमावस के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद का पीरियड होता है, उसमें तो बहुत ही वीक होता है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन करें। यदि मून वीक है तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो मन को नियंत्रित रखिए। मन को नियंत्रित रखें, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और मन को नियंत्रित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन। आप यदि खुद से सेल्फ से बात कर पा रहे हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप दुनिया को कंट्रोल कर लोगे। मून की इससे बेस्ट रेमेडी नहीं हो सकती। बाकी जो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, सफ़ेद कपड़ों का दान कर दीजिए, चीनी दान कर दीजिए, चावल दान कर लीजिए, सोमवार के दिन मंदिर जाइए, शिव जी को जल अर्पित करिए, वो सारी रेमेडीज़ जो है रिलीजन से संबंधित हैं। साथ साथ में उसमें रिलीजन का पुट आ जाता है। लेकिन यदि आप किसी को बोलेंगे कि मेडिटेशन करिए, वो मेडिटेशन किसी भी धर्म का व्यक्ति कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि आप किसी को बोलते हैं कि ध्यान सिर्फ 5 मिनट फोकस रखिए अपनी ब्रीथ के ऊपर, कुछ नहीं करना, तो ये डेली 5 मिनट की प्रैक्टिस आपको अपने ऊपर इतना नियंत्रण दे देगी नेहा कि आप किसी भी इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। सिर्फ ब्रीथ को कंट्रोल करना है, अपनी ब्रीथ को फोकस करना है कि वो कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हो, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई आपके साथ, किसी ने ऐसा बिहेव कर दिया जो आपको शायद एक्सपेक्ट नहीं था, तो कुछ ना करिए, रिएक्ट ना करिए, सिर्फ 5 मिनट अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस करिए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि 1-2 गिनिए, 100 तक गिनिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है आपके अटेंशन को प्रेजेंट में लाने का। आप वो जब आप ड्राइव कर रहे हो और सामने बारिश हो जाए, धुंधला हो जाता है ना सारा, तो जब आप गुस्से में हो तो वो आपको आपका रिएक्शन, आपका मन जो है, वो समझ लिए ऐसी स्थिति है, आप कार चला रहे हैं और सामने से बहुत तेज़ अचानक से बारिश आ गई, वो धुंधली हो गई तस्वीर सारी। तो वो उसको करने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो वाइपर चलाते हैं, आप सिर्फ अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करिए, उससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी सर, आज तक आपने कितनी कुंडलियां देख ली? काउंट नहीं की नेहा, मैंने 2007 से देख रहा हूँ। मैं 2007 से आज 17 साल हो गए हैं और थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स जो वैसे ही देखे हैं, मित्रों के, दोस्तों के, ऑफिस में, रिश्तेदारों के, ऐसे ही मीन सिर्फ सेवा भाव से। और ये करना भी तब पड़ा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और इसमें फिर सोचा गया कि एक फ़ीस फिक्स की जाए, कम से कम उतनी फ़ीस जितनी सैलरी मिलती है ऑफिस से, उतने को घंटे से डिवाइड कर दिया जाए, वो घंटों के ही पैसे ले लिए जाएँ। बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पर रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ सजेस्ट की जाती हैं। कोई पूछता है तो स्टोन सजेस्ट किया जाता है। स्टोन किया जा सकता है सजेस्ट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टोन एक रेमेडी, अच्छी खासी रेमेडी है और उसका असर बहुत है और जिनको डलवाए हैं उनको अमेजिंग रिजल्ट्स हैं।
ये भी नहीं है कि नहीं है, मीन डिनायल नहीं है, लेकिन पूछने पर डलवाए हैं कि हाँ डलवा, उतरवाए बहुत होंगे, उतरवाए बहुत होंगे। एक कैलिफोर्निया में मेरी एक क्लाइंट थी नेहा, मैं 2 साल से उनका चार्ट देख रहा था, मुझे पता था कि उनके चार्ट में गुरु की पोजीशन ये है, मैंने उनको गुरु की बाकी रेमेडीज बताई। एक दिन मैं से पूछती, मैं पुखराज पहन लूँ? मैंने कहा मुझे चार्ट देखने दो, मैं चार्ट देख के बता सकता हूँ कि पुखराज पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। नेहा पुखराज कुंडली के मुताबिक बनता था, मैंने पुखराज कुछ नहीं किया, मैंने पुखराज उनको एक व्यक्ति सजेस्ट किया, उन्होंने आपस में डील की, जो भी मुझे नहीं पता क्या डील हुई क्या नहीं हुई, पुखराज चलो पहुंच गया कैलिफोर्निया उनसे उनके पास। अब कैलिफोर्निया में जब पुखराज पहुंच गया, उन्होंने पुखराज वो डाल दिया, वो एक्टिवेशन के साथ देते हैं जो स्टोन एक्चुअल में जो प्रोफेशनलिस्ट है ना, जो प्रोफेशनल बनाते हैं वो पूरा एक्टिव करके देते हैं, वो मंत्रास के साथ एक्टिव होता है सारा, और जब वो एक्टिव हो जाता है उसको फिर किसी दूसरे ने हाथ नहीं लगाना होता, उसकी एनर्जी चली जाती है। तो उन्होंने वो धारण कर लिया। धारण करने के नेहा 10 दिन बाद उनका मेरे को फ़ोन आया, कह रहे जिस काम को मैं सोचती थी ना कि ये नहीं हो सकता, ये स्टोन धारण करने के बाद मेरे दिमाग में ये आता है कि ये काम किस तरीके से हो सकता है, ये उसका असर है, ये हाँ थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। अब कुछ नहीं किया, सिर्फ एक स्टोन उनके मुताबिक धारण किया जो उनको चाहिए था। कुछ लोगों को चाहिए नहीं होता, कुछ लोगों की दशा होती है उनको स्टोन चाहिए होता है, दशानाथ वीक है, रूलिंग प्लैनेट उनका वीक है। कुंडली में लगन का स्टोन पहना जा सकता है, 4 आवर पहना जा सकता है, 5th हाउस का स्टोन 4 आवर पहना जा सकता है, भाग्यस्थान का स्टोन 4 आवर पहना जा सकता है, ये तो 4 आवर पहने वाले स्टोन है। लेकिन बाकी जो प्लैनेट होते हैं उनके स्टोन हम महादशा में पहन सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है, जिस स्टोन को आप धारण कर रहे हो उससे संबंधित ग्रह आपका कुंडली में 6ठे 8वें 12वें में ना हो। यदि केंद्र में है, यदि त्रिकोण में है, यदि लाभ स्थान में है, तो जितने मर्जी स्टोन धारण करिए बिल्कुल काम करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। जी नरेश जी, कुंडलियों की काउंटिंग पूछने का मेरा भाव ये था कि शनि ग्रह से बड़ा डराया जाता है, तो आपने आज तक कितने लोगों को डराया है शनि के नाम से? डराया नहीं नेहा, मैंने डर निकाला बहुत है, मीन्स टचवुड, खैर निकलवाने वाला भगवान है, भगवान ने जरिया बनाना होता है। लेकिन शनि जितना अच्छा ग्रह है, शनि जितने अच्छे ग्रह जो हैं वो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। फिर एस्ट्रोलॉजर्स डराते क्यों है कि शनि का ढैया आ गया, शनि की 7.5 आ गई, शनि ऐसा कर देगा? नेहा डराते नहीं है, एक शब्द यदि आप सोच रहे हो कि ये एस्ट्रोलॉजर डराते हैं, बेसिकली एक धारणा बन गई है शनि को लेकर, जो क्रूर ग्रह है ना। कारण यह है कि शनि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें एक्चुअल में बताया गया है कि शनि नैसर्गिक तौर पर अशुभ ग्रह हैं, रोग देने वाले ग्रह हैं, अव्वल दर्जे के मारक हैं, और वो आपको कभी भी परेशान बहुत अच्छे तरीके से परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन शनि का सिर्फ यही काम नहीं है, आपकी कुंडली में शनि किस स्थिति में पड़े हुए हैं वो बहुत मैटर करता है। नेहा, शनि की 7.5 में मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अब उनसे पूछे शनि क्या है। मैं इसी बात पर ही आने वाली थी कि उस टाइम पे ये चीजें बहुत वायरल हुई थी कि उनकी 7.5 में ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने देश का सुधार किया या बहुत सारी चीजें आगे निकल 2 बार वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बने, दीपिका पादुकोण शनि की 7.5 में छा गई, विराट कोहली के ऊपर शनि की 7.5 थी जब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और बहुत सारे ऐसे और भी केसेस हैं। एलन मस्क 7.5 में, ये 7.5 को लेकर जितना डराया जाता है लिटरली वो उतना है नहीं। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। एक कुंडली में नेहा चार्ट निकलता है समुदाय अष्टक वर्ग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को पता होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को शायद नहीं पता होगा, 2 महीने के एस्ट्रोलॉजी वाले को तो नहीं पता होगा, लिटरली नहीं पता होगा। समुदाय अष्टक वर्ग में हर प्लैनेट हर राशि को मार्क्स देता है। मान लीजिए समुदाय अष्टक वर्ग में शनि ने आपकी कुंडली में 12 राशि में, अभी 12 राशि में जाएंगे ना शनि, 12 राशि में 6 मार्क्स दिए हुए हैं, और आपकी जो राशि है वो मेष है। अब मेष राशि को शनि बहुत तंग करते हैं इन द सेंस क्योंकि वो फायरी साइन है, एक दूसरा वो मंगल की राशि है, मंगल और शनि की आपस में बनती नहीं है, मंगल की राशि में अच्छा फल नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। लेकिन यदि शनि की 7.5 शुरू हो गई है, मीन राशि में शनि आ गए हैं और शनि ने समुदाय अष्टक वर्ग में मार्क्स दिए हुए हैं 6, और आपका शनि चाहे 12वें भी चल रहा है नेहा, 7.5 का असर नहीं होगा, वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी मार्किंग जो है समुदाय अष्टक वर्ग में वो बहुत अच्छी है। अब शनि जब चंद्रमा के ऊपर से आएगा मेष राशि में, अभी मेष राशि की क्योंकि आएगी 7.5, उसी पे बात करते हैं, तो वो चूंकि वो फायरी साइन है,
इसलिए वो थोड़ा सा परेशान करेगा। वो 3 राशियों को परेशान नहीं करेगा जो जल तत्व की राशियां हैं। कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, हालांकि वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि है, लेकिन वो जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। मीन राशि में आकर शनि ठंडे हो जाते हैं। नॉर्मली उतना इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आता साढ़े साती का। तो बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जहां पर शनि की साढ़े साती का असर होगा और बहुत बुरे तरीके से होगा। बहुत सारी ऐसी हैं जहां पर होगा ही नहीं। मान लीजिए साढ़े साती चल पड़ी और मेष राशि पर ही चल पड़ी। मेष राशि में भी शनि की मार्किंग समुदायिक अष्टक वर्ग में 6 है, मीन में भी 6 है, आगे वृषभ में जाएंगे वहां पर भी 6 है या 5 है, तो वहां पर शनि तंग नहीं करेंगे। अभी एक लड़की बैठी थी मेरे पास, तो उनका डाइवोर्स हो गया था। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पे ना शनि की साढ़े साती चल रही थी, डिवोर्स हो गया। अच्छा, मैंने कहा साढ़े साती से डिवोर्स होता है? पंडित जी ने तो यही बताया। मैंने कहा मान लीजिए आपकी उम्र 10 साल की होती तो साढ़े साती चल गई होती, तो पंडित जी क्या कहते हैं, तब क्या डिवोर्स होता? उम्र 70 साल की उम्र को भी साढ़े साती चलती है, तब क्या होता? तो मैं जब चीज़ें समझ नहीं आती ना नेहा एस्ट्रोलॉजर को, जो अनुभवी नहीं है या जो देख नहीं पाते, तो सारी चीज़ें एक ही चीज़ को थोप दी जाती हैं, एक ही दोष के ऊपर। साढ़े साती चल रही थी, अंगारक चल रहा था, गुरु राहु चंडाल दोष चल रहा था, आपकी कुंडली में पित्तर दोष है। मीन सारी चीज़ें एक ही उसके पेटे में डाल देंगे। देखेंगे नहीं भाव कहाँ है, भावेश कहाँ है, कारक कहाँ है, क्या स्थिति है कुंडली में, भाव बल है या नहीं है। बस सीधा एक दोष पकड़ लिया। 5 दोष पढ़ाए ना 2 महीने के कोर्स में, वो 5 दोष पकड़ लिए, बस वो दुकान चल पड़ी। जी, बिल्कुल, ये होता है। तो सर अब देखिए, जब कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तब भी एस्ट्रोलॉजी को बड़ा माना जाता है, और खासकर जब विवाह कार्य किया जाता है तब भी एस्ट्रोलॉजी को बड़ा माना जाता है। अब मैच मेकिंग, शादी की मैच मेकिंग भी ले लीजिए। 18 ग्रह वालों की, जैसे अभी आपने डाइवोर्स की बात की, उनके भी हमने डाइवोर्स होते देखे हैं, और जिनके बहुत सारे ग्रह अच्छे मिलते हैं 27-28, उनके भी हमने डाइवोर्स होते देखे हैं। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है? नेहा, जब आप चार्ट निकालेंगे ना, कोई भी नक्षत्रों से नक्षत्रों की मैचिंग होती है। 35 गुण मिल जाएंगे मेष राशि और वृषभ राशि। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, इनके आपस में मैचिंग कर लीजिए, 30 से ऊपर गुण मिल जाएंगे। भरणी का मिल जाएगा अश्विनी के साथ, है ना, राशि सेम है ना, 35 गुण भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गुण है नेहा। आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, ऐप पे जाती है, इजिली एआई का ज़माना है, ऐप आ गए, खोलो वेबसाइट, लड़के की डिटेल भरो, लड़की की डिटेल भरो, उस पर गुण मिलाएंगे, 36 नीचे लिखा होगा ये मैच जो है दिस इज़ वेरी गुड मैच। बस जी, ज़रूरत ही नहीं। पेरेंट्स को बताया 35 गुण मिल रहे हैं, 27 गुण मिल रहे हैं, शादी करो। पंडित जी ने बोला 18 से ज़्यादा मिलने चाहिए बस, क्योंकि वहाँ पर मन मिला हुआ है। इसलिए वो एक फॉर्मेलिटी जो पूरी करना चाहते हैं, वो शायद अपने पेरेंट्स की जो उनकी इच्छा होती है उसके कारण सेटिस्फेक्शन के लिए वो मिलाते हैं। लेकिन नेहा सिर्फ वो काफ़ी नहीं होता। जब कुंडली मिलानी है तो सबसे पहले तो चंद्रमा देखा जाता है दोनों का, ठीक है, लगन देखा जाता है, सप्तम स्थान देखा जाता है, सप्तम स्थान के ऊपर क्या ग्रह हैं। जो मैच मेकिंग है ना, वो ये नहीं बताएगा कि सप्तम पीड़ित है या नहीं है, सप्तमेश पीड़ित है या नहीं है। कारक शादी का लड़की के लिए गुरु भी होता है, क्योंकि वो हस्बैंड का कारक होता है। शुक्र शादी का कारक है, वो पीड़ित है या नहीं है। पंचम स्थान का कारक अच्छी जगह पर है या नहीं है। पंचम से संतान देखी जाती है नेहा। संतान वाला भाव अच्छा है, सप्तम अच्छा है, मन अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक देख लो। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको नमाज कुंडली नहीं मिला के दिखाएगा। नमाज कुंडली देख के ही पता लगेगी कि कई बार क्या होता है, लगन में सारा कुछ अच्छा होता है, नमाज कुंडली में लगन में मंगल राहु शनि बैठे होते हैं साथ, या शनि सप्तम में बैठा, मंगल ऊपर बैठा है, राहु के साथ बैठा हुआ है, शनि केतु के साथ बैठा है, वो नमाज ही खराब हो गया। शादी का सुख ही नहीं है वहाँ पर, क्या करेंगे। अब कुंडली देखेंगे, लड़के की कुंडली देखेंगे, लड़के की कुंडली में चंद्रमा खराब हो गया, शुक्र खराब हो गया, लड़की का सुख ही नहीं है, शादी कर भी लो टिकेगी नहीं। लड़की की कुंडली देखेंगे, मंगल खराब हो गया, जो मेल कारक ग्रह हैं, सूर्य खराब हो गया, गुरु खराब हो गया, तीनों ग्रह खराब हो जाए, 36 गुण मिला लो नेहा, शादी नहीं टिकेगी, क्योंकि लड़की की कुंडली में मेल का सुख नहीं होता। इन 3 ग्रहों में यदि प्रॉब्लम आ जाए, और तीनों में ही आ जाए, और उधर चंद्रमा और शुक्र दोनों में आ जाए, वो स्त्री कारक ग्रह हैं शुक्र और चंद्रमा, और दोनों में वहाँ प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पर तीनों में प्रॉब्लम आ जाए, तो शादी टिकती नहीं है नेहा। नमाज कुंडली खराब हो जाए, शादी टिकती नहीं है। आप 36 गुण मिला लो, बाद में आप एस्ट्रोलॉजी को गाली निकालो, ऐप को गालियाँ निकालो, क्या फ़ायदा। ऐप के ऊपर तो भरोसा करना ही नहीं है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लीजिए,
मैं ये नहीं कह रहा कि मीन्स मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, कोई भी है जिसको समझ आए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नेहा जो मंदिरों में बैठते हैं, उनका अनुभव इतना है, वो कुछ नहीं करते, उनका अनुभव इतना है, मंदिर में बैठे पूजा करते हैं, लेकिन वो अनुभवी हैं, वो देखते ही बोल देते हैं कि यहाँ पर शादी नहीं करनी चाहिए। कोई सॉफ्टवेयर नहीं है उनके पास। हमारे जैसे लोग तो चलो खैर सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं, साथ में सारी D10 D5 वो बहुत सारे चार्ट, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं नेहा जो सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली देखते हैं, नमाज देखते हैं, बस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दैट्स खत्म। राइट। उनको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जाकर जाने की उसमें सॉफ्टवेयर में। वो अनुभव बहुत कुछ बोल देता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं और वो फीस भी नहीं लेते, उनको जो दक्षिणा दे दो आप खुश होकर वो लेते हैं, वो उनका काम है सेवा करना, है ना, वो सेवा के लिए बैठे हुए हैं। बहुत सारे पंडित हैं ऐसे, मीन्स ऐसा नहीं है कि सारे पंडित भी वैसे हैं जो वो 2 महीने के एक्सपीरियंस वाले, 2 महीने के कोर्स वाले। बहुत सारे लोग अनुभव के तौर पर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप मिलवा कैसे रहे हो। इस पर तो बिलीव मत करिए। यदि सिर्फ इस पर बिलीव कर रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो। फिर वो लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है नया शादी करना। यदि आप एक ऐसे ऐप के ऊपर रिलाई कर रहे हो जिसका अपना डाटा पता नहीं डेवलपर ने सही सेट किया है या नहीं किया है, मैं सच में बता रहा हूँ, कुछ एस्ट्रोलॉजी के ऐप ऐसे हैं नेहा जहाँ पर आपकी मैच मेकिंग रिपोर्ट डिफरेंट आएगी। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पर डिफरेंट रिपोर्ट आएगी। वो कारण ये है कि डेवलपर से कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। लोकेशन की जो डिग्री होती है, लैंगिट्यूड होता है जो, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो कैलकुलेशन ही डिफरेंट निकालते हैं। जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी मैचिंग होती है। कोई भी आप डाटा निकाल के डाल दीजिए, पूरी 3-4 सॉफ्टवेयर निकालेंगे, 3-4 सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जो बहुत महंगे आते हैं, वो सारे सेम निकालेंगे। लेकिन यदि आप फ्री वाले पे जाओगे तो वो आपको गड़बड़ दिखाएगा। तो उस पर प्लीज़ रिलाई मत कीजिए। ये लाइफ की डिसीजन होता है आपका, वहाँ पर मत करिए इसको। 35 गुण वो तो नक्षत्र से ही गुण मिल जाते हैं सिर्फ। और कैंसिलेशन बहुत सारी होती है नेहा। नाड़ी दोष है, भुकुट दोष है, वो सॉफ्टवेयर निकालेगा, पंडित जी को दिखाएंगे, पंडित जी ये भुकुट दोष आ रहा है, कोई बात नहीं पूजा कर देते हैं। नाड़ी दोष आ रहा है, कोई बात नहीं पूजा कर देते हैं। वो पंडित जी देख लो ना, ये दोनों दोष कैंसिल भी हो जाते हैं जी। ये भी कैंसिल होते हैं नया। मैच मेकिंग के दोष भी कैंसिल होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका एस्ट्रोलॉजर कैसा है। हाँ, वो एस्ट्रोलॉजर कैसा है, वो उसको पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा, उसको देख पा रहा है, वो आपके जन्म का नक्षत्र देख रहा है कि नहीं देख रहा, चरण देख रहा है कि नहीं देख रहा, आपकी राशि देख रहा है कि नहीं देख रहा, राशि का स्वामी क्या है वो देख रहा है कि नहीं देख रहा। वो डिपेंड करता है कि उसने उसको किस भाव से देखना है, कितनी उसमें डीपली जाकर देखना है। वो कैंसिल भी हो जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, नाड़ी दोष है जी पंडित जी, नाड़ी दोष है, वो नाड़ी दोष कैंसिल हो गया, फिर उनको बताना पड़ता है कि ये ऐसे कैंसिल हो गया, और वो रेफरेंस देना पड़ता है शास्त्रीय क्योंकि आजकल स्थिति ऐसी है नेहा, किसी को भी आप बोलोगे ना, एक व्यक्ति के पास आकर एक एस्ट्रोलॉजर के पास कोई आकर होके आया, उसने दोष बताया, दूसरे से वो वेरीफाई करने आया, तो वो उसका प्रूफ पूछेगा सबसे पहले जी। उसका नहीं पूछेगा जिसने बताया है कि ये गलत क्यों है। उसने बता दिया कि नाड़ी दोष है, सॉफ्टवेयर ने बता दिया नाड़ी दोष है, ये वो हो गया, मीन पक्का हो गया कि नाड़ी दोष है। जो कैंसिलेशन बता रहा है ना, उसको पूछेंगे कि ये कैंसिल कैसे हो गया। फिर बताना पड़ता है शास्त्रीय रेफरेंस के साथ, श्लोकों के साथ बताना पड़ता है कि ये श्लोक ये कहता है, इस शास्त्र में ये लिखा श्लोक कहता है कि इस आधार पर ये कैंसिलेशन होती है। आप मानोगे नहीं, मैंने मांगलिक दोष की इतनी सारी रिपोर्ट्स भेजता हूँ मैं लोगों को, जो मांगलिक दोष जो हमने वो किया है, मैं साथ में शास्त्रीय रेफरेंस भेजता हूँ कि ये श्लोक है, इसको गूगल में सर्च करिएगा, इसको कहीं पर भी सर्च करिएगा, कौन से शास्त्र का ये श्लोक है, कैसे ये कैंसिल हो रहा है ये देखिएगा। और गूगल में लोग सर्च करते हैं, शास्त्र का जो कोटेशन निकल आता है, फिर पता लगता है कि हाँ यार ये तो कैंसिल हो रहा है, हमारा बच्चा तो मांगलिक है नहीं, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीपली जाकर पता लगता है, जी में भ्रम को भी पैदा करती है। तो होप सो जितनी आज हमने बात की, जितनी टॉक की है, बहुत सारे भ्रम लोगों के निकल भी गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा, एक और दिलचस्प टॉपिक यहाँ पर हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनके लिए लेकर आएंगे। तो धन्यवाद नरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।